जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की इसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का मतलब हमने कल जाना था, इसका मतलब होता है शिकार। तो शिकार खाद्य संग्रह यानी खाने का जो भी संग्रह किया जाता था, खाने की सामग्री का, वो उससे लेकर भोजन उत्पादन, भोजन का फिर उत्पादन किस तरह से किया जाता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तुषार की रेल यात्रा देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, जब आपने पहली बार रेल देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा तो आपको कैसा लगा होगा, और फिर जब आपने कभी रेल की पहली बार यात्रा की होगी तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो उसी पर बेस्ड इसी तरह की स्टोरी इसमें हम पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ हम इस चैप्टर को भी समझते चले जाएंगे। तो इसको हम बिल्कुल अपने पर जो हम अपने डेली लाइफ में जीते हैं, जिस तरह से हमने अपना एक्सपीरियंस किया उसी से जोड़ के पढ़ेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं तुषार की रेल यात्रा से। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। भले खिड़की वाली सीट पे बैठना तो सबको पसंद है, तो वहाँ पर उसे वो सीट मिल जाती है, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान, ये सभी के सभी बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने अचानक उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले, तो अब से कितने साल पहले, केवल 150, 150 ईयर एगो, तो अब से 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी कि पहले रेलगाड़ी आई थी, बस तो उसके भी बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं हुआ करती थी तो वे क्या यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? तो नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं है। अब अगर रेलगाड़ी नहीं थी उस टाइम पर, बसेस नहीं थी, तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे? जो हमारे जो पूर्वज हैं वो आते जाते नहीं थे? बिल्कुल आते जाते थे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से तब आते जाते थे और किस तरह से काम वो करते थे। तो यहाँ पर पहला हमें दिया है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे, यानी कि जो मानव थे वो इधर उधर घूमते क्यों थे। सबसे पहले तो हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो आज हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल, कितना भाई, 20 lakhs ईयर पहले, वो भी बिफोर 20 lakhs ईयर, तो यानी कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे की पत्तियां, मतलब पौधे पत्तियां और अंडे, ये सब इकट्ठा किया करते थे। तो ये सब इनके खाने के आइटम्स हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे और जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो उनके ऐसा करने के कई कारण हुआ करते थे। तो देखते हैं कि इनके कारण क्या थे। पहला कारण तो ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो क्या कर देते? समाप्त कर देते थे। और इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें क्या करना पड़ता था? दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरा रीज़न इसका क्या दिया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी क्या करते थे? इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो जब इस तरह से बताया गया है कि जब वो उनके पीछे जाया करते होंगे तो इसलिए भी उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। फिर तीसरा कारण इसमें ये दिया है कि जो पेड़ पौधे हैं और जो फूल, पौधों में जो फूल फल हैं, ये अलग अलग मौसम में आते हैं। भाई आपने देखा होगा, अब अगर आम का सीजन आएगा तो आम गर्मी में तो लगेंगे, सर्दियों में तो लगेंगे नहीं। तो इस तरह से जिस भी पेड़ पर जिस तरह के फूल फल आते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसलिए लोगों को उनकी तलाश में भी उपयुक्त मौसम के अनुसार क्या करना होता होगा? अन्य इलाकों में वो घूमते होंगे।
और इसका चौथा कारण ये दिया है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। तो यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, भाई कुछ तो ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन होती है, जो हमेशा सदा नीरा रहती है, सदा जल से भरी रहती है नदियाँ, वो कभी नहीं सूखती उनकी जल। लेकिन कुछ ऐसी झीलें और नदियाँ होती है जिनमें बारिश के जब पानी आता है, बारिश, तो जब बारिश के बाद उनमें पानी भरता है उसके बाद ही वहाँ पर पानी मिल पाता है। इसलिए ऐसी नदियों और झीलों के किनारे बसे हुए लोग जो थे, वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी क्या करते होंगे, वो इधर उधर उन्हें जाना पड़ता होगा। तो समझ में आया वो किस लिए इधर उधर जाते थे। अब देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। भाई कुछ ऐसी चीजें मिली हैं। संभव है कि इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इनमें से पत्थरों के औजार जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ तो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। तो भाई लकड़ी और हड्डियों से क्या बनाए जाते थे, इनके मुट्ठे लगा लगा कर बनाए जाते थे, भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में, और ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी यहाँ पर लकड़ी का यूज किया जाता था। तो ये सब यूज किसके हुआ करते थे, वहां पर लकड़ी और हड्डियों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें पत्थर के औजारों का उपयोग दिखाया गया है कि किस तरह से किया जाता था। इंसान के खाने के लिए देखो, बाएं तरफ दिखाया गया है कि इंसान के खाने के लिए जो जड़ें खोदते थे, यहाँ पर देखो, तो जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं तरफ इधर राइट साइड दिखाया गया है कि जानवरों की खाल से जो बनाए गए वस्त्र थे, उन वस्त्र को सिलने के लिए, यहाँ पर देखिए वस्त्र सिले जा रहे हैं, इनके लिए भी इसका यूज किया जाता था। तो इस तरह से इनका क्या करते थे वो लोग, यूज करते थे। अब देखते हैं कि रहने की जगह निर्धारित वो किस तरह से करते थे। तो यहाँ पर अब आपको एक चित्र दिखाया गया है। इसमें जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वो वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, जो लाल त्रिकोण में दिखाए गए हैं। इनके अलावा भी कुछ और कई स्थानों पर आखेट जो खाद्य संग्राहक थे वो रहते थे। मानचित्र में कुछ ही गिने चुने दिखाए गए हैं, चलिए देखते हैं। और कई यहाँ पर नदियां और झीलों के किनारे पर भी पाए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, ये जो आपको दिखाए गए हैं लाल त्रिकोण में दिखाए गए हैं, ये है यहाँ पर इनके, जैसे यहाँ देखिए ये दिखाया गया है भीमबेटका, यहाँ देखिए कुरनूल की गुफाएं हैं, ठीक है, कुरनूल की गुफा, ये हुसंगी हो गया। तो ये लाल त्रिकोण वाले जो एरिया है ये दिखाए गए हैं, किस लिए दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर जो ये आखेटक खाद्य संग्राहक थे, इनके होने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर तो पुरापाषाणिक स्थल है, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है रेड रेड, यानी कि जो रेड ट्रायंगल है, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका। यदि बात करें नवपाषाणिक स्थल की, तो यहाँ पर नवपाषाणिक के जो ब्लू वाले दिखाए गए हैं, यहाँ पर देखिए पेयमपल्ली हो गया, हल्लूर हुआ, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद या बुर्जहोम, मेहरगढ़, और इधर दाऊदली हेडिंग। तो ये सभी के सभी जो है ये क्या है, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। अब बात करते हैं महापाषाणिक पुरास्थल की। तो ये देखिए आदि चंदलूर हुआ, यहाँ पर ब्रह्मगिरी हुआ, ये क्या है, ये महापाषाणिक पुरास्थल है। और यहाँ पर जो ये वाला साइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरंभिक गांव को। तो यहाँ पर जो इनाम गांव है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे कि आरंभिक गांव कौन सा है, तो ये इनाम गांव है। और आधुनिक नगर कौन कौन से हैं, ये जो स्टार में दिखाए गए हैं ये तो आप जानते हैं भाई, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। तो ये क्या है, ये है हमारे आज के आधुनिक नगर, ठीक है। तो ये इंडिया की लोकेशन हमने देख ली। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, इसमें कहा गया है चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके।
अब यहाँ देखिए भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफा जो है वो कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या होता था, बारिश धूप हवा से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं नर्मदा नदी जो घाटी है उसके पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? चलिए आप सोच के बताइए कमेंट में कि क्यों चुनी होगी उन्होंने ये जगह। अब देखिए यहाँ पर हमें मिली है शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है कि मनुष्य है और ये एक जानवर है, इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये जिन गुफाओं में लोग रहते थे, ये उनमें से कुछ की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हैं। और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की जो बड़ी कुशलता से क्या किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। हो सकता है कि जब वो शिकार पे जाने वाले होते हों तो तब ऐसे चित्र बनाते हों, या खाली समय में बनाते हों, या फिर वो अपने शिकार की प्लानिंग करने के लिए ऐसे चित्र बनाते हों। तो ये इस तरह के हम आइडियाज लगा सकते हैं कि वो चित्र क्यों बनाते थे। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है इसका एक चित्र यहाँ पर। अब बात करेंगे पुरास्थल। पुरास्थल क्या होते हैं? तो पुरास्थल वो स्थान होते हैं या उन स्थानों को पुरास्थल कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो यानी कि पुरास्थल वो स्थान होता है जहाँ पर हमें भाई बर्तन औजार इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं जो लोग अपने काम के लिए इनको यूज करते थे। अब बात करते हैं आग की खोज की। आग की खोज कब हुई? तो आग की खोज हमने अभी देखा था, वही मानचित्र 2 देखा था हमने, उसमें कुरनूल की गुफा देखी थी वहां पर। तो यहाँ से हमें कुरनूल से क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमें कहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, तो कुरनूल से हमें मिले हैं राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाना सीख गए थे, और आग का इस्तेमाल ये कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया जाता होगा, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, इन सब का यूज किया जाता होगा। और आज भी हम इस तरह के कामों के लिए इनका यूज करते हैं। अब देखते हैं नाम और तिथियां। नाम और तिथियां कैसे कैसे पड़ी। अब जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। जो आरंभिक काल है इसका इन्होंने क्या नाम रखा है, तो इन्होंने पुरापाषाण काल नाम रखा है। यह शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब पुरापाषाण जो काल है ये अब से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के जो दौरान माना जाता है। भाई 20 लाख साल से पहले से लेकर 12,000 साल तक पहले का जो टाइम है, इसको पुरापाषाण काल के रूप में माना जाता है। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में बांटा जाता है पुरापाषाण काल को। एक तो आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की 99% यानी कि 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। अब है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत क्या होते थे, छोटे होते थे, और इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में लकड़ियों और हड्डियों, तो हड्डियां और जो लकड़ियां थी उनके मुट्ठे लगे हंसिया आरी जैसे औजार यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो साथ ही साथ क्या बनाए जाते थे, यहाँ पर इनके औजार भी बनाए जाते थे। अब इसके अगले युग की बात करते हैं। तो अगले युग की शुरुआत अब लगभग कितने साल बाद होगी, तो 10,000 साल पहले से होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है, क्या होता होगा, देखते हैं भाई। तो यहाँ देखिए हमने कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हैं जो अगले अध्यायों में तुम्हें अनेक नाम यहाँ पर मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का यूज करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस टाइम पर इनके नाम
क्या रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं बदलती जलवायु की। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका परिणाम ये हुआ, परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जो घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास को खाकर क्या कर सकते थे, जिंदा रह सकते थे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब जो लोग थे इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों और साथ ही इसी काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी। तो ये बात मध्य पाषाण काल की है, जब 12,000 साल पहले की आगे का टाइम चलता है। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई देखते हैं भाई। खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और हो सकता है कि साथ ही साथ वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब ये पककर तैयार होते हैं। फिर ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा और धीरे धीरे वो इस तरह से क्या बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज हुआ करता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे और ज्यादातर सभी क्या खाते थे, घास खाते थे। अक्सर अन्य लोग जो थे तो अन्य लोग अक्सर जो लोग हुआ करते थे वो अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। भाई जो जंगली जानवर आते थे वो उनसे इनकी सुरक्षा करते थे लोग और इस तरह से धीरे धीरे वो फिर क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो धीरे धीरे कोई कृषि करनी सीखी तो कृषक बन गए और धीरे धीरे पशु पालने का काम स्टार्ट किया तो वो भी धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो कुत्ते को यहाँ पर सबसे पहले बनाया गया था पालतू पशु, जो कुत्ते का पूर्वज था। अब देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया कि घरेलूकरण इनका किस किस तरह से हुआ। भाई आज के टाइम पे जब तुम देखते हो कि जो भी, जैसा आप जंगली कुत्ते को देखो और जो घरेलू कुत्ता है उसे देखो तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, उनके दांतों में भी नज़र आएगा, उनके बिहेवियर में भी नज़र आएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ साथ हुई तो वो देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर, तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ आपके लिए कि कुत्ते या जानवर से रिलेटेड, ये पौधों में भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो क्रिया है उसको घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। भाई जब लोगों ने इनको उगाना शुरू किया, पौधों को, जानवरों की देखभाल करनी शुरू करी तो उन्होंने इसको फिर क्या नाम दिया गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से क्या होते थे, भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों का जो चयन है वो लोग करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो एक तो, और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे उन्हें बड़े दानों वाले अनाज पैदा होते हों और इसी के साथ साथ जिनकी मजबूत क्या होती हैं, डंठलें मजबूत होती हो भाई पौधों की, इस तरह के, और जो जिनसे ज़्यादा अनाज मिलता हो, मोटा अनाज मिलता हो, अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके, ऐसी मजबूत डंठलों वाले उनके पौधे होने चाहिए। और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण को क्या किया जा सके, सुरक्षित रह सके वो। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। भाई जो हिंसक अगर जानवर लाएंगे तो वो तो जो उनको पालेंगे वो तो नहीं खा जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर उन जानवरों का चयन किया गया जो अहिंसक होते हैं, जो हिंसा पसंद नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग हैं वो छोटे होते हैं। तो जो आप देखेंगे, अब जो पालतू घरों में पाले जाते हैं जानवर, उनके दांत देखना आप, और जो जंगली जानवर हैं उनके दांत देखना, आपको उनके दांतों में और जिनके सींग होते हैं उनके सींगों में बड़ा ही अंतर नजर आएगा। और ये किस लिए होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि घरेलू जो है उनके दांत और सींग छोटे होते हैं।
तो देखो ये जो दांत आपको दिखाए गए ये अब आप बताओ, देखो ये दिख रहा है साफ साफ, ये घरेलू का होगा और ये जंगली जानवर का होगा, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अनाज के उपयोग देखते हैं कि अनाज के क्या उपयोग थे। भाई अनाज का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य यानी खाने के रूप में कर सकते हैं, किसी को उपहार यानी गिफ्ट देने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इनका हम भंडारण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं एक नवीन जीवन शैली कैसी होगी। तुम किसी भी पौधे के बीज को बोकर देखो तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ हो सकता है कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करना, फिर उनके खरपतवार को हटाना, जानवरों और चिड़ियों से भी उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात उनको सोचनी पड़ी। और बहुत से इलाकों में क्या होता था, लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा और वहां पर उनको सेफ करके रखा। तो इस तरह से ये क्या करते थे, अब अपनी चीजों को रखते थे। अब देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे होते थे। भाई हम जानते हैं सभी कि जानवर बच्चे देते हैं और जिससे उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है और साथ ही साथ उनसे हमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भी दूध देते हैं जानवर, जो कि भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें क्या मिलता है, मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का भी क्या है, एक तरीका है। अब भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और क्या क्या मिल सकता है, आप बताओ भाई। भोजन के अलावा दूध मिल सकता है कि नहीं। और जो जानवर है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, भेड़ों से जैसे कि, तो उनसे सबके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि उनसे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। कुत्ता है, हमारे घर की रखवाली करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कुछ पता करते हैं। अब जो आरंभिक कृषक हुए और पशुपालक हुए उनके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारे भाई चित्र देखे। इन्हीं में से हमने मानचित्र 2 में हमने जो चित्र देखे थे उनमें नीले वर्ग वाले देखे थे कई सारी जगह। तो ये प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले हैं। और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कहाँ पर, एक तो पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर वाले क्षेत्र में, जो कि आधुनिक कश्मीर में तुम देखोगे वहां पर, और पूर्व और दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में अगर आप बात करेंगे तो वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। और इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। और वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं इनकी। और इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मानव किस तरह से स्थायी जीवन की ओर बढ़ता है। तो स्थायी जीवन की ओर देखेंगे। अभी तक देख रहे थे आपकी वो एक आखेटक के रूप में कर रहा था काम, इधर उधर आ जा रहा था। अब देखेंगे कि किस तरह से उसने एक जगह रहना शुरू किया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि सबसे पहला हम नाम यहाँ पढ़ रहे हैं, बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये। तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, वहाँ पर क्या है, जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गड्ढा करते थे और गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इनको कहा जाता था गर्तवास। क्या कहा जाता था इनको, गर्तवास कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम कश्मीर से। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं।
ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। जैसे कि आज के टाइम में भी अगर आप गाँव में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी क्या होता है, चूल्हे पर जहाँ खाना बनता है तो वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही उसको सेट करते हैं। गर्मियों में वो छत पे खाना बनाते हैं, सर्दियों में वो नीचे बनाते हैं। तो इस तरह से ये भी अंदर-बाहर अपना खाना बनाते होंगे मौसम के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? फिर इसमें क्या देखो, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो जिससे कि इनकी धार क्या हो सके और पैनी हो सके, उसमें उस पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग जो किया जाता था, और वो किस लिए किया जाता था, तो अनाज और वनस्पतियों तथा अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब यह देख सकते हैं आप कि ये जो नवपाषाण के युग के कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं उपकरण, इस तरह से यहाँ पर ये बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब होता है अलंकरण की सजाना उसको, तो अलंकरण भी किया जाता था। और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। और इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे थे, और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो क्या ये परिवर्तन एक ही साथ आ गए होंगे सभी जगह? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया इन्होंने। और बहुत सी जगह ऐसी थी, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो क्या, अब देखो ये एक पात्र दिखाया गया है। अब इसमें देखो यहाँ पर कुछ भी भर के रखा जा सकता है, इसमें खाना ही बनाया जा सकता है। तो ये पात्र थे उस समय जो यूज किए जाते थे। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं यहाँ पर मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में, कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु जो थी वो किस तरह से है। तो मेहरगढ़ ये भी एक स्थान है। तो मेहरगढ़ आपको चित्र में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जब हम ईरान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर पड़ता है बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ ये संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ को उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ पर उपजाया गया? तो ये हमारा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ गेहूं को उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या फिर उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 4 कमरे दिखाए गए हैं, ये शायद भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः जो मृतक होते थे उसके सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद भी इनका जीवन होता था। इसलिए वो कब्र में क्या करते थे, मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यानी कि जो व्यक्ति मर जाता था उसकी कब्र में उसके साथ सामान भी रख देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद भी शायद जीवन होता है। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है आपको, मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है, जिसमें 4 आपको अलग अलग 4 कमरे दिखाई दिए दिए हैं दिखाए गए हैं इसमें अच्छे से। तो इसमें क्या होता था फिर, तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इसमें देखिए कब्रें मिली हैं, और एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है।
संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए यहाँ पर शायद रखा गया हो। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य हो गए, यहाँ पर ये बकरी वगैरह रखी गई हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि खाने के लिए रखा गया होगा इसके, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को बकरियों से ज़्यादा प्रेम हो, इनसे लगाव हो, तो इसके साथ इसकी मनपसंद बकरियों को भी दफना दिया गया हो। तो ये भी हो सकता है। ये सब हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। जैसे कि यहाँ दिया है, आखिर तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो भाई खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे? हवा से बचने के लिए, धूल धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ थी हमारी, हम वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें दिया गया है पहला मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग जो है ये कब शुरू हुआ था? तो मध्य पाषाण युग आज से 12,000 साल से 10,000 साल पहले की ये बात है, मध्य पाषाण युग की। बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ हुआ है वो कब हुआ था? अब से 12,000 साल पहले हुआ था बसने की प्रक्रिया की शुरुआत। नवपाषाण युग का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 10,000 साल पहले से माना जाता है। और मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ है वो कब से माना जाता है? तो लगभग 8,000 साल पहले से ये माना जाता है। और मेहरगढ़ में ही हमने देखा था सबसे पहले गेहूँ जो उगाना सीखा गया था, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।